बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बात का आपसे आज जिक्र करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि आप क्रॉस ब्रेड पे ज़्यादा बात नहीं करते, क्रॉस ब्रेड पे ज़्यादा काम नहीं करते, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप पाकिस्तान में जो मौजूद नस्लें हैं जैसे साहिवाल है और जैसे चोलिस्तान है, आप इस पर काम नहीं करते। और इसी तरह हमें जो भैंसें हैं उसके बारे में भी उतना नहीं कहते हैं, चूँकि भैंसों पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम सुनने में आती है, जो ज़्यादा लम्हे आते हैं, जो शिकायत आती हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये लोग सारी दिहाड़ी बैठ के जो है वलैती गायों की बातें करते रहते हैं, तो अपने मुल्क की जो गाय है उस पर हम बात नहीं करते, या क्रॉस ब्रीड जो है उस पर हम बात नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रॉस ब्रीड के साथ काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं करते, इसकी वजह आपसे शेयर करता हूँ। आप बाद में खुद फैसला कर लीजिएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आप भी माशाल्लाह डेयरी फार्मिंग से आपका ताल्लुक़ है, कोई बात लुकी छुपी तो है कोई नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी आपसे छुपाई तो जा नहीं सकती। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। हमने 2010 में जिस फार्म पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे उस वक्त तकरीबन 500 के करीब जानवर थे, और तब डेयरी फार्मिंग 2010 में इतनी कॉमन भी नहीं थी। हमें याद है हमारे पास कोई तकरीबन 120 गायें मिल्किंग पे होती थी और कोई 150 भैंसें चवाई पे होती थी, मुझे आज भी याद है। अच्छा, उस वक्त जो गायें हमारे पास होती थी चवाई पे, तो जो गाय हमारे पास 24 घंटे में 12 लीटर दूध दे देती थी, तो हम उसके गुण गाते रहते थे सारी दिहाड़ी बैठ के कि जी ये बहुत अच्छी गाय है, इसने बड़ा दूध दे दिया है, हला लाला पड़ गई है, ये हो गया है, वो हो गई है, और ये हमारे लिए तो वो कह लेंगे ना एक शहजादी होती थी, कितना दूध दे दिया है। अच्छा, फार्म पे जो सीमन का इस्तेमाल मैं उस वक्त करता था, तो मुझे याद है कि ये CRI का एक बुल हुआ करता था, एल्क्विन, और कॉपी एक बुल था, क्वाइने बुल था, मुझे कुछ उनके नाम याद हैं। इसी तरह एक हैमर बुल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऐसे कुछ चंद बुल मुझे याद है। अच्छा, सीमन हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। अब चूँकि उस फार्म पे आज भी तकरीबन 12.5 साल का अरसा मुझे काम करते को हो गया। आज भी उस फार्म के साथ जो है ना ताल्लुकात मेरे ऐसे ही हैं जैसा मेरा ताल्लुक आज अपने ज़ाती घर में अपने बच्चों के साथ है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो चूँकि मेरी मादर इल्मी है, एक यूनिवर्सिटी और दूसरा वो फार्म जहाँ से अपने काम सीखा। अब वहाँ पर सीमन का इस्तेमाल करते गए तो नस्ल इम्प्रूव होती गई, और उस फार्म पे 5 नस्लें जो थीं वो मेरे हाथ की आईं। मतलब क्या कहेंगे इसको कि नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। और अल्लाह की ज़ात ने बड़ा हमें सीखने का मौका भी दिया। वहाँ पे हमारे जानवरों की नस्ल बेहतर होनी शुरू हो गई। जब वो बेहतर होनी शुरू हुई जनाब, तो ज़ाहिर बात है कि आपके जो वलैती जो सीमन आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो बीच में आने वाले बच्चों में वलैती जो रंग ढंग थे वो भी आने शुरू हो गए, दूध की पैदावार भी बेहतर होनी शुरू हो गई। मुझे याद है कि आखिरी जो नस्ल वहाँ पे हमने तैयार की थी, तो वो तकरीबन पहले सूबे का दूध 6000 लीटर पे उसका हो गया था 305 दिन का, और जो वच्छियाँ थी हमारी 25 से 30 लीटर का पीक मार जाती थी, कुछ 30+ पे भी चले जाती थी। और आपको एक और बात बताता हूँ, 2016 में जो मिल्क कंपटीशन हुआ था जरई यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक तो फर्स्ट हमारी आई थी, और जो तीसरे नंबर वाली जो वहाँ पे गाय जिसने तीसरा नंबर लिया था 45 किलो पे, उस गाय की जो माँ थी उसको मैंने टीका रखा था, तो ये पैदा हुई थी मेरे हाथों से, उसने दूध पिया, उसने वहाँ पे मिल्क कंपटीशन में नंबर लिया। मतलब मेरे होम की ब्रीड थी। अच्छा, होता क्या है कि हम नस्ल बेहतर करते जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमें आते हैं। ठीक है जी, मैं आपको सारे सवाल जो मैंने शुरू में उठाए, जो लम्हे हमें पेश आए, मैं उसकी सबकी आपको वजह देता हूँ। ये कहानी सुनानी ज़रूरी थी आपको, ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब जैसे ही मामला चलते गए तो कुछ चीज़ें सामने आईं। एक तो अखराजात इतनी स्पीड से बढ़ गए। आप सब लोग जानते हैं इस वक्त करंट सिनेरियो ये है कि चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। जो हमारी क्रॉस ब्रीड की बच्ची ज़्यादा दूध देती थी, 25 लीटर या 30 लीटर या 35 लीटर, हमने ये देखा कि उसकी लाम नहीं थी। लाम से मुराद कि वो मुस्तकिल लंबा दूध नहीं वो करती थी। मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद उसका दूध नीचे गिर जाता था, और जब हम उस जानवर को ड्राई करते थे
तो अमूमी तौर पे 10 से 12 किलो पे हम उसको ड्राई कर रहे होते थे। सूबे में जो दूध था उसका, वो उसकी जो कर्व थी वो एक कंटिन्यूस कर्व नहीं थी, वो दूध जल्दी नीचे गिर जाता था। एक तो ये प्रॉब्लम आई। दूसरे नंबर पे हमें याद है जो फार्मर थे उन्होंने ना जी झंग रोड पे एक प्लाजा ख़रीद लिया। अब उस प्लाजे की किस्तें देनी थी, तो हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली कि जी कुछ पैसे चाहिए, हमें बच्चियाँ सेल करनी है। अच्छा, वो बच्चियाँ जो मैंने सेल की, ये वो लोग जो मुझे पुराना यूट्यूब पे देख रहे हैं 2020 में, हाँ जी 20 की बात है शायद या 21 की बात है, मैं भूलता हूँ, मतलब 2-2.5 साल हो गए हैं। मैंने यूट्यूब पे ऐड लगाई, वो बच्चियाँ थी रेडी टू ब्रीड, मतलब बिल्कुल गब्बन होने के लायक हो चुकी थी, गब्बन बिल्कुल उनकी तैयारी थी। अच्छा, वेट था उनका तकरीबन 300 किलो, 325 किलो, 350 किलो। मैंने ऐड लगा दी और मैंने बताया कि जी ऐसे ऐसे करके ये बच्चियाँ हैं, ये बहुत प्यारी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, ये हैं वो हैं। देखें जी मेरे हाथ की थी वो, उनकी माँ की माँ की माँ को भी मैं जानता था, मतलब मेरे पास उनका बड़ा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड मौजूद था। और मैं यकीन करें कि वो मेरी तकरीबन 8-9 साल की जो मेहनत थी ना जी उस फार्म की, उसका वो निचोड़ था। मैं बेचना नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि फार्मर्स को बाज़ औक़ात पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, और चूँकि वो सौदा बहुत सुथरा था। आप में से कई लोग जानते होंगे झंग रोड पे एसबी का जो मॉल है, एसबी प्लाजा जो बन रहा है, आप सारे जानते होंगे। तब उसकी कुछ पेमेंट्स चाहिए थी। मैंने जब ऐड लगाई ना जी, तो लोगों ने नहीं बड़ी बेकदरी की, मतलब बहुत बेकदरी की। मैंने उस वक्त वो बच्चियाँ 1.5 लाख के पुट्ठे में निकाली, मतलब 1,49,000 को 700 रुपये के पुट्ठे में कुछ 40 या 45 ही मैंने वो सेल की। मैं चाहता था कि वो 2 लाख, 2.25 लाख में सेल हों, मेरी ख्वाहिश थी। और मुझे पता भी था कि ये बच्चियाँ जो हैं इनमें इतना दम खम है कि ये परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन जब भी कोई ग्राहक आता था, हम झूठ नहीं बोलते फार्मर के साथ, हम उसको सीधा बताते थे कि यार ये क्रॉस की बच्चियाँ हैं। हालांकि कहने को मैं कह सकता था कि यार ये तो प्योर है, ये ऐसे है, ये वैसे है, लेकिन इंसान ने अपनी कब्र में जाना है, तो किसी के 2-4 रुपए के मुनाफे के लिए मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह की ज़ात हमें झूठ से बचाए रखे। अब जब मैं बताता था कि यार ये क्रॉस की बच्चियाँ हैं, तो लोग हमें कहते थे यार डॉक्टर साहब आपने बड़ा यहाँ पर लुट मचाई हुई है, आप मल्लू मोड़ चले जाएं, वहाँ पर आपको 1 लाख की बच्ची मिल जाती है, 90,000 की मिल जाती है, ऐसी तो आपको 1-10 में मिल जाती है। तो मैं सोचता था कि यार मैंने यहाँ पर 10, 8, 9, 10 साल सर मारा है, हमने इनकी फीडिंग की है, हमने इनको क्वालिटी के अच्छे सीमन लगाए हैं, और ये बातें सुनने को ये मिल रही हैं कि यार ये ऐसी बच्ची तो आपको 1 लाख में या 1,10,000 में मल्लू मोड़ से मिल जाती है। अब चूंकि मुझे फार्मर जानते थे, फिर भी जो पुट्ठा था, जो एवरेज थी जिसमें वो बच्चियाँ सेल हुई, उस वक्त वो 1.5 लाख थी। आज जब फार्मर हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब आपके बताए हुए तरीके पे हम बच्ची तो पाल रहे हैं, आप कहते हैं जी इतना दूध पिला दें, 50,000 का दूध पिला देते हो आप लोग, फिर जब ब्रीडिंग तक वो बच्ची तैयार होती है तो उस पर 1.5 से 2 लाख का आप खर्चा करवा देते हैं साइलेज की मद में और वनडे की मद में, दूध की मद में। अगर बाद में उसका रेट 1.5 लाख रुपया लगना है तो डॉक्टर साहब हम तो कारोबार करने आए हैं, तो ये जो कारोबार आप समझा रहे हैं हमें तो समझ नहीं आता। अब फार्मर जो है वो सिर्फ वहाँ पे जो ख़रीदार है वो चूँकि साथ नाम क्रॉस का लग गया है, वो इसका रेट भरने को तैयार नहीं होता। तो जो इन्वेस्टर हैं जो पैसा डालते हैं, वो पैसा डालने से पहले एक ही सवाल हमसे करते हैं, डॉक्टर साहब व्हाट इज़ द रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, ROI, कि अगर मैंने 10 रुपये लगाने हैं तो मुझे साल बाद उस 10 रुपये से क्या 10 रुपये मिलेंगे या 5 रुपये मिलेंगे। तो उसको अगर समझाए ना हम कि यार हमारी पाकिस्तान की ब्रीड है, ये बहुत अच्छी ब्रीड है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये लोकल है, इस पर काम करे, हलाला हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कहता है यार ये बातें आप किसी और को सुनाएं, हमें ये बताएं कि ये 10 लगा के 10 बचते भी है कि नहीं। तो जब फार्मर ही तैयार नहीं है पैसा लगाने को, जब फार्मर तैयार नहीं है इस ब्रीड को संभालने को, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ चल रहे हैं, जो हमारे साथ इन्वेस्टर चलता है वो जमा तफरीक का आदी है, उसको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये जो एसेट्स हैं उसके, आज उसके फार्म पे 100 बच्ची है तो 2 साल बाद कितनी बच्ची होगी और उन बच्चियों की कीमत क्या होगी। मैंने ये बात कई दफ़ा कही है कि हम अपनी ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उस ब्रीड की जो रेट है उस ब्रीड को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे फार्मर ने ही आगे आना है। ठीक है जी, जब उसकी मार्केट नहीं बन पाती
जब वो चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाता तो इन्वेस्टर दौड़ता है। आप बताएं, सवाल आपसे है, आपके पास मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए के आपने जानवर डालने हैं, आप 1 करोड़ के क्या वलैती जो है गायें डालेंगे, शेड पड़ा हुआ आपके पास, या आप क्रॉस के या लोकल जानवर लेके आएंगे जब फिजिबिलिटी ऑन पेपर ये कहती है कि क्रॉस के जानवर में वो मुनाफा नहीं जो प्योर के जानवर में मुनाफा है, जब फिजिबिलिटी ऑन पेपर ये कहती है कि प्योर एनिमल की जो वच्छी है वो एक दिन की ही 1 से 1.5 लाख में सेल हो जाती है, तो ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से ये बताएं कि आपका जवाब क्या होगा। हम जज्बाती तौर पे किसी फार्मर को कायल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जज्बात में किसी को बहा के लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे जो कारोबार करने लोग आते हैं वो कारोबार के एंगल से देखते हैं। हमारे कई फार्मर ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि गाय भैंस का फ़र्क क्या है। हमारे कई फार्मर ऐसे हैं जो जब भी फार्म पर आते हैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता कि गायें कितनी खड़ी हैं कितनी नहीं खड़ी, उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये होता है कि रोज़ शाम को जो रिपोर्ट जाती है उसमें दूध की पैदावार कितनी है, दूध की एवरेज कितनी है, प्रेग्नेंट कितनी हो गई, या महीने के बाद जो इनकम रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें वो देखते हैं प्लस माइनस क्या है। इससे ज़्यादा उनको कोई इंटरेस्ट नहीं कि गायें कौन सी हैं, कैसी हैं, कितना दूध दे रही हैं, ये उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो प्योरली बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर हमने इस ब्रीड को इम्प्रूव करना है, देखिए हम तो मौजूद हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए, हम दे भी रहे हैं, लेकिन कोई बंदा अगर प्योरली बिजनेस करना चाहता है तो हम उसको कैसे इस तरफ रागिब करते हैं, हम उनको कैसे फिजिबिलिटी बनाते हैं। कल को मैं उसको कहता हूँ यार ये तो काम कर, तेरी बच्चियाँ बड़ी प्यारी आएंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन जब उस बच्ची का मार्केट में गाहक ही नहीं होगा, या गाहक होगा तो वो रेट पे करने को तैयार नहीं होगा। उसको मैं लाख कह लूँ कि मैंने इसको बड़ा दूध पिलाया है, बड़ा इसको वंडा दिया है, ये दिया है वो दिया है, लेकिन चूंकि नाम के साथ क्रॉस लग गया तो ये फार्मर कहता है अब तो हक हो गया है कि इसको हमने 1.5 से 2 लाख में ही खरीदना है, इसके ऊपर तो हमने लेना ही नहीं है। तो आप लोगों को खुद फैसला करना है। एक तो मार्केट जो है, अपने एनिमल्स की मार्केट को बेहतर करना होगा। दूसरा, आप लोग जो एनिमल से शौक और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप लोगों ने ब्रीड को इम्प्रूव करना है। और मैं ये बात बड़े यकीन से कहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही ये ब्रीड बची हुई है। आप लोगों का शौक है भैंस बची हुई है, आप लोगों का शौक है ये क्रॉस का जानवर बचा हुआ है, क्योंकि आप मेरे जो मुझे सुनते हैं, मैं जानता हूं कि 90 से 95% लोग जो हैं ये जानवर से कारोबार कम, उससे प्यार ज़्यादा करते हैं। आप लोगों को ही ब्रीड को बनाना होगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सबसे महंगा टीका भी आप रखवाते हैं। अलहदा बात है वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि अमूमी तौर पे आपकी रेंज में वो क्वालिटी सीमन होता नहीं जो हम लोग ले लेते हैं। मैं हाज़िर हूँ, आप में से वो तमाम लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, इस पर ज़रूर सोचें कैसे क्रॉस के जानवर की मार्केट को बेहतर किया जा सकता है, कैसे क्रॉस के जानवर पे बेहतर काम किया जा सकता है, कैसे लोकल ब्रीड पे काम करने वाले जानवर को बेहतर किया जा सकता है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, लेकिन हमारा ताल्लुक जिन इन्वेस्टर्स के साथ है या जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो सारे प्योर बिजनेसमैन हैं, और उनका काम सिर्फ डेयरी में जो वो आए हैं वो एज अ बिज़नेस आइडिया लेकर आए हैं। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक है, भाई मेरे पास ना तो कोई ज़ाती अपनी ज़मीन है जहाँ पे मैं शेड खड़ा करूँ। सबसे पहले आपको ज़मीन चाहिए, फिर आप शेड खड़ा करते हो, फिर आपको जानवर डालने हैं। तो मैं चूँकि इतनी इन्वेस्टमेंट का हामिल नहीं हूँ, कल को अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपना कोई शेड बना सकूँ, कोई ज़मीन ले सकूँ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए हो सकता है मुझे 5-10 साल लग जाएं, या अल्लाह बेहतर जानते हैं वो कब तक ये मामला हो सकता है। आप लोग तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैंने ये पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर अपने पाकिस्तान के जानवर को आप सब लोग सिर्फ 5-5 की तादाद में रख लें और उसकी ब्रीड इम्प्रूव करने का तहिया कर लें, तो ये फिर ब्रीड इम्प्रूव हुए बगैर रह नहीं सकती। आप देखेंगे ये काम किधर जाता है। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ अपनी सर्विसेज देने के लिए, बिल्कुल तैयार हूँ। हिम्मत आप लोगों ने करनी है, हौसला आप लोगों ने करना है, लेकिन जब इस काम पे आप चल निकलेंगे ना, तो आप रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट की वाली कहानी जो है ना, इसको थोड़ा सा साइड पे करें, क्योंकि अभी ब्रीड पे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको खर्चा करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। टाइम देना मुश्किल काम, सब्र करना मुश्किल काम, इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल काम, सारा ही काम औखा है। तो अपने तौर पे जो मैं कर सकता हूं, या जो अपने प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं कि हम आपको अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं
जो फ्रूटफुल प्रैक्टिसेस हैं डेयरी फार्मिंग की आपको बता रहे हैं, ताकि आप अपने जानवरों पे अप्लाई करें और बेहतर रिजल्ट लें। मुझे शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जितना हमसे हो सका हमने कुछ जो फीडिंग थोड़ी बहुत अपने जानवरों की इम्प्रूव करने की कोशिश की है, थोड़ी बहुत जो मैनेजमेंट अपने चैनल के थ्रू हमने आपको बताई है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, जो इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट था मेरे जहन में कि हमारे पास वैरायटी ही क्यों है, उसकी वजह ये है कि ये सारे कारोबारी लोग हैं, और कारोबारी लोग जो हैं वो सिर्फ ये देखते हैं 2+2 6 कैसे करना है। 4 तो दूर की बात है ना जी, 6 कैसे करना है इसकी बात है सारी। तो आप लोग जो मुझे सुनते हैं वो 2+2 1 पे भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग कारोबार नहीं मोहब्बत करते हैं। जहाँ भी मेरी हेल्प चाहिए हो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।